नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विपक्ष की नई रणनीति को लेकर। लोकसभा चुनाव के लिए अब विपक्ष एक नई रणनीति बना रहा है। नई रणनीति को बनाने के लिए पहली बार भोपाल में 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विपक्ष एमपी सीटों को साधने की रणनीति बनाएगा। क्या है इस बैठक में और क्या है इस बैठक के मायने, जानेंगे। इससे पहले नजर डालते हैं बैठक की खास बातों पर, तो चर्चा भी करेंगे। बैठक की खास बातें। भोपाल में इंडी गठबंधन की बैठक। 6 अप्रैल को होगी इंडी गठबंधन की बैठक। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी बैठक। मध्य प्रदेश की लीडरशिप भी बैठक में होगी शामिल। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी करेंगे इसका नेतृत्व। मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए रणनीति होगी तैयार। एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 दलों में हुआ है गठबंधन। कांग्रेस और सपा के बीच हुआ है गठबंधन। इंडी गठबंधन की बैठक पर क्या कह रही है बीजेपी, आइए ये भी सुनते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का ढांचा है, उनका नेटवर्क है, उनके कार्यकर्ता हैं। तो प्रयास ये होगा कि एक मीटिंग करके एक समन्वय बनाया जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बनाया जाए, एक रणनीति की समझ विकसित की जाए, ताकि हम अपना वोट शेयर, उसका परसेंटेज बढ़ा सकें और उनकी शक्ति और क्षमताओं का चुनाव में पूरा उपयोग कर सकें। ये पूरे मध्य प्रदेश को के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर ये बैठक है। अब इस पर अभी तो आपने मुकेश नायक, अध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग को सुना। अब बीजेपी नेता क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी बौद्धिक दिवालियेपन से ग्रस्त है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, कौन सा इंडी गठबंधन है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी खुद दुर्दशा का शिकार है। पिछले 1.5 महीने में जब से पटवारी जी ने कमान संभाली कांग्रेस की, 18,000 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके और अभी जो श्रृंखला है वो अनवरत जारी है। तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में विधानसभा चुनाव में सब शून्य थे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा में था, वहाँ भी अंतर था। हम 163, कांग्रेस पार्टी 65-66 के आसपास, 100 सीटों का अंतर। तो जब मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस मैदान में नहीं है तो गठबंधन कहाँ है। और बाकी राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बना वो तो ठगबंधन है। तो इंडी गठबंधन की बैठक 6 अप्रैल को होने वाली है और इसको लेकर बीजेपी इसे ठगबंधन की बैठक कह रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अभी जो मेहमान हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कर्नल ईशान जी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इंडी गठबंधन 6 अप्रैल को बैठक करने वाली है, क्या सोचती है इस बैठक के बारे में बीजेपी? देखिए देवेंद्र जी, नई रणनीति बनाने की बात हो रही है। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। अभी तक स्ट्रेटेजी ही फाइनल नहीं है, तो इलेक्शन क्या होगा। जहां तक इसका सवाल है इंडी गठबंधन की बात तब आती है जब कांग्रेस अपनी जमीन बचा पाई जी। कांग्रेस के अंदरूनी ही चीजों से वो पार नहीं पा रही है, तो इंडी गठबंधन कहां से आता है। इंडी गठबंधन अप्रासंगिक है। चाहे आपके मध्य प्रदेश में हम देख लें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देख लें, हर जगह हर पार्टियां अलग अलग अपने राज्यों में लड़ रही है। कमलनाथ जी ने इंडी गठबंधन की एक रैली होने वाली थी, उसको कैंसिल करवा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने कांग्रेस के अंदर भी क्या सोच है इस गठबंधन के बारे में। और प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस और एसपी का अलायंस हुआ है। एसपी को इंपोर्ट करना पड़ता है कैंडिडेट खजुराहो में, उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट लेके आती है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि इंडी गठबंधन की बैठक होगी 6 तारीख को नई रणनीति बनाने के लिए। 19 अप्रैल को चुनाव, मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं, 15 दिन पहले स्ट्रेटेजी बनाने की बात हो रही है। और हमारी स्ट्रेटेजी कब से हम उस पर कार्य कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है। बीजेपी को हंसी आ रही है
इस गठबंधन की बैठक पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। सवाल यहां पर यह है कि इंडी गठबंधन की बैठक है और बीजेपी को हंसी आ रही है, किस रूप में देख रहे हैं आप? नई रणनीति बनाने की चर्चा हो रही है, इंडी गठबंधन नई रणनीति बना रही है, बनाने की चर्चा है, बैठक में नई रणनीति बनेगी और बीजेपी को हंसी आ रही है। देवेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए देवेंद्र जी, पहली चीज तो ये है कि जो उसकी जो स्पेलिंग है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि क्या होता है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं क्या हुआ कि इंडिया बोलने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, पत्रकार हूँ, पहले क्लियर कर दूं। जी जी। तो बाद में विवाद होता है, बाद में बातचीत चलती है कि साहब ये कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। तो वो जो स्पेलिंग इंडिया है तो इंडिया बोलिए, इंडी जो है इंडी उसको चूंकि तकलीफ हो रही है इसलिए नहीं, अगर जो गठबंधन हम बोल रहे हैं, हम गठबंधन बोल रहे हैं तो गठबंधन बोल रहे हैं तो इंडी ही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अलायंस जो है ये अगर इंडी बोलते हैं तो अलायंस जो है ये अलग हो जाता है, गठबंधन बोलेंगे तो इंडी ही बोला जा सकता है। जी हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो एक देखिए बात ये हो रही है कि सबकी अपनी अपनी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी रणनीति में थोड़ा आगे निकल गई, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, तैयारी है और चुनाव लड़ने के मूड में हमेशा रहती है, क्योंकि वो तो साल भर ही चुनाव लड़ती है, 5 साल ही चुनाव लड़ती है। तो उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आपको कोई होमवर्क की जरूरत है। कांग्रेस के पास होमवर्क की जरूरत है, वो कच्चे खिलाड़ी हैं। चलो मान लिया जीतू पटवारी नए आए हैं, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो नई रणनीति बनाने में उनको थोड़ी हो सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अपने अपने राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति है। चाहे इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली हो तो वैसे भी आप देखिए, ये समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं। न यहाँ सपा का वजूद है, न या बसपा का वजूद है। जब किसी का वजूद ही नहीं है तो आप ये इस मुगालते में जीने नहीं चाहिए कि सपा के कोई बड़े नेता आएंगे या बसपा कोई बड़े नेता आएंगे, आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता आएंगे, या पश्चिम बंगाल से कोई नेता आएगा, या बिहार से कोई नेता, उत्तर प्रदेश से, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो सीधी फाइट है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, तो अपनी रणनीति बनाए, कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, तो उसमें कोई विवाद का विषय नहीं होता है और उसमें हंसने की बात ही नहीं है। ठीक है भाई, आप मान लिया जाए कि आप 29 सीटों का आपके उनके पास टारगेट है। देखिए देवेंद्र जी, टारगेट है कि एक सीट जो बची थी छिंदवाड़ा की उसको भी निपटा दो, उसको भी छीन लो। तो आपके पास 29 का टारगेट है एक, तो आपको एक सीट प्लस करनी है क्योंकि 28 आप जीत चुके थे। अब कांग्रेस के पास टारगेट क्या है? एक बचा लो, बाकी जीत जाओ। तो अब वो 2 जीत जाए, 3 जीत जाए, 4 जीत जाए तो प्लस तो पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, खोने के लिए बस एक सीट है, खोने के लिए उनकी रणनीति। तो देवेंद्र जी, उनकी रणनीति तो साफ है, एक को बचा लो छिंदवाड़ा को और बाकी यदि प्लस में मिल गई झोली में तो मजे हैं। बिल्कुल। आप यहाँ सोचिए कि इनको रणनीति बनाने के संकट में तो भारतीय जनता पार्टी है। जी, संकट में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संकट में, वास्तव में संकट में तो भारतीय जनता पार्टी है, खोने के लिए बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जीतने के लिए सिर्फ एक सीट। क्यों, क्या लगता है कर्नल साहब? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो राहुल जी ने कहा, डॉक्टर राहुल ने रिगार्डिंग इंडिया, इसमें एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। नहीं, मैंने बता दिया, मैंने बता दिया जी। मैं कुछ और बोल इंडिया की जब I.D.I.A. तो इसलिए उसको एक शब्द के रूप में हम नहीं ले सकते, ये शब्दों का समूह है। और जब भी गठबंधन बोलेंगे, जैसा आपने कहा, तो इंडी गठबंधन है। जहां तक सवाल है कि खोने के लिए बहुत कुछ है और जीतने के लिए सिर्फ एक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास खोने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछले, मैं लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो हमने कार्य किए, जो ग्राउंड पे परिलक्षित हुए, जनता ने उसको देखा पहले 5 साल, और उस 5 साल के बेसिस पे हमको 2019 में भी अपना आशीर्वाद देके हमें जिताया।
उसके बाद फिर 5 साल उन्होंने देखा है। कुल मिला के 10 हम आपको रोकना चाहेंगे कर्नल साहब। हमारे साथ केदार शंकर सिरोही, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देर से जुड़े, लेकिन हाँ ठीक है, जुड़े। जी कर्नल साहब, अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद सिरोही साहब के पास भी जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जब हमने इतने वर्षों में जो 10 वर्षों में कार्य किया वो ग्राउंड पे दिखता है। जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी चीज आती है कि राष्ट्र कहाँ जा रहा है। वहां पे छोटे मुद्दे, नगर पालिका लेवल वाले मुद्दों की बात नहीं होती है, राष्ट्र की बात होती है। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र का विश्व में पटल पर हमारी क्या स्थिति बनी है, इस चीज को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल को भी और देवेंद्र जी आपको भी कि हम खोने कुछ नहीं वाले हैं, हम बल्कि पाने ही वाले हैं। जी, पाने ही वाले हैं, खोने कुछ नहीं वाले हैं। यानी कि कांग्रेस जो एक सीट है उनके पास 2019 लोकसभा चुनाव में, वो भी खोने वाली है। केदार शंकर सिरोही जी, जवाब दीजिए। सर, अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जी आए थे, उन्होंने, नड्डा साहब ने इंदौर में स्पष्ट कार्यकर्ताओं से कहा थे, मैं नरेना आपको बहुत मेहनत करनी है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। उन्होंने एक शब्द उपयोग किया था कि दुश्मन को कमजोर जना, दुश्मन छुपा हुआ है। उन्होंने खैर राजनीतिक रूप से हमको दुश्मन कहा है। तो इसका मतलब है कि जेपी नड्डा जी को ये मालूम चल गया है पूरे देश में कि उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो जगह जगह से कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ कर ले जा रहे हैं। देखिए, कर्नल साहब ने बड़ी ईमानदारी से एक बात अच्छी कही, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा ये राष्ट्र का चुनाव है, आम जनता इस चीज को समझती है और 60 साल तक हमने देश में इसीलिए सत्ता चलाई। मोदी जी आए, उन्हें झूठ बोल बोल के जो सपने दिखाए थे वो आज की तारीख में एक्सपोज हो गए। इन्होंने कहा था कि डॉलर 50 रुपए लाएंगे सर। सर आज 84 रुपया हो चुका है सर, बहुत तकलीफ है। इन्होंने कहा था हम देश का कर्जा खत्म कर देंगे, तो का कर्जा हो गया। रिपोर्ट में हम लोग पिछड़ इंडेक्स में हम लोग पिछड़ चुके हैं सर। हम इंटरनेट जो मीडिया की स्वतंत्रता है उस पर पिछड़ चुके हैं सर। सर जो हमारा ग्लोबल जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसमें हम पिछड़ चुके हैं सर। खेती में फार्मर की स्थिति पर हम पीछे सर। युवाओं को रोके उसमें, व्यापारियों को सपोर्ट करने के उसमें चुके हैं सर। आज अगर पूरी देश का हम लोग देखें, आइडेंटिटी हमारी विश्वसनीयता हमारा रुपया है। जिस रुपए के बारे में मोदी जी कहते थे जिस देश का था समझ लो उस देश की साख गिरती है। आज 56 रुपए का जब डॉलर था तब तो साख गिर रही थी, आज 84 रुपया हो गया, तो कौन सा सम्मान बढ़ गया ये बताइए। आज जब देश की सिरोही साहब ये सारी जो बातें हैं ये रणनीति का हिस्सा है क्या? जो इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है 6 अप्रैल को, क्या ये इस पर अभी रणनीति बनाई जाएगी कि इस पर काम हो, इससे जनता की? देखिए सर, रणनीति बन चुकी है। जी 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 सर, देखिए इस पर काम, देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। पहले तो गठबंधन बना है अलग अलग दल का। सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें यह है, मैं इसमें कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं सर, इसमें भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ के आप बात करिए। हमारे पास अच्छी लीडरशिप है, कांग्रेस की लीडरशिप है, आम आदमी की है, आरएलडी की है, वो आरजेडी की है, सॉरी आरएलडी तो हमसे अब चले गए हैं, समाज पार्टी की है, साउथ में शिवसेना की है, दक्षिण में हमारे पास। तो जो हमारे पास लीडरशिप है वो एनडीए गठबंधन से बहुत ज्यादा अच्छी, वैचारिक और जमीनी नेतृत्व की है। और इनका जो नेतृत्व का प्रतिशत है वो गांव, गरीब, मजदूर, जो भारत की आत्मा है वहां से आता है। तो हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही है, बैठे अपनी अपनी स्टेप पे। 6 तारीख को भी हम लोग मंथन करके जहां गया, देखिए सुधार की तो जरूरत है, मेरे में भी सुधार की जरूरत है, दूसरे लोग बैठे सुधार की जरूरत है। तो बैठकों का, चर्चा का मेन हमारे बीच में
जहाँ कहीं कमी आ रही है उसमें हमको सुधार करना है। चलिए, सुधार करने की जरूरत है। ठीक है सर, आपकी आवाज कुछ रुक रुक करके आ रही है, तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राहुल रंजन जी है। राहुल रंजन जी, आप में से सवाल यहाँ पर यह है कि 6 अप्रैल को इंडी गठबंधन की बैठक है, रणनीति, नई रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति क्या हो सकती है? देखिए देवेंद्र जी, ये रणनीति इनका राजनीतिक कांग्रेस का विषय हो सकता है और रणनीति बनाने को अब कुछ नहीं रह गया। आप स्पष्ट ये देखिए कि जब क्या होता है कि जब राजनीतिक दल रणनीति बनाने में विफल हो जाते हैं तो जनता खड़ी हो जाती है। अब चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अदर कोई और राजनीतिक दलों के बीच में नहीं हो रहा है। ये चुनाव हो गया है राजनीतिक वर्सेस जनता के बीच में। अब जनता चुनाव लड़ने के मूड में जब आ जाती है तो उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। जब इमरजेंसी देश में लगी थी, इंदिरा गांधी जी थी, और उस इमरजेंसी हटने के बाद में जो देश की स्थिति हुई थी, उस समय मतदाता साइलेंट था और कांग्रेस पूरी तरह से आउट हो चुकी थी। तो इस समय क्या हुआ, जो अघोषित इमरजेंसी का जो माहौल चल रहा है उसको मतदाता बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को सभाएं, जनसभाएं या बड़ी सभाएं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न कांग्रेस को बड़े नेताओं को ला करके सभाएं या सड़क पर रैलियां निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब जनता समझ जाती है, जनता चुनाव लड़ने लगती है, चुनाव अपने मुद्दों को समझने लगती है, तब आप चुनाव नहीं लड़ते, तब जनता वर्सेस राजनीतिक दल हो जाता है। और ये जो खामोशी, देखिए देवेंद्र जी, अभी तक देखिए कि अब तक चुनाव की डेट घोषित होती थी, उसके बाद चिल्लफू मच जाती थी। पूरे देश में ऐसा लगता था आपको कि चुनाव है। आपको ऐसा लग रहा है? कहीं दूर दूर तक ऐसा किसी भी प्रदेश से ऐसी खबर नहीं आ रही कि बहुत बड़ी सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही है, माहौल दिख रहा है। हम राजधानी में बैठे हैं, राजधानी में सन्नाटा पसरा हुआ है कि कोई चुनाव नहीं दिखाई दे रहा आपको। इतने, इससे ज्यादा हंगामा तो पार्षद के चुनाव में हो जाता है। ये तो राष्ट्रीय चुनाव है। तो इसमें स्पष्ट ये है कि मतदाता खामोश होकर बैठ गया। मतदाता ने अपना फैसला तय कर लिया है और उसको मालूम हो चुका है कि हमको कहाँ वोट डालना है। तो ये अब सभाओं से कोई असर नहीं होना, किसी रणनीति का असर नहीं होना। और एक चीज और है कि रणनीति जो है राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो थी वो दिखाई देगी है। धीरे धीरे जो एक्सपोज हो रहे हैं मामले, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के वीवीपैट को लेकर के और सारे घोटालों को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, ये चीजें आखिर जा कहाँ रही हैं? देखिए एक चीज क्या है, हम लोग ने जब सनातनी हैं, हमने एक किस्सा पढ़ा था कि भस्मासुर तो पैदा किसने किया था? ईश्वर ने ही पैदा किया, शंकर जी ने उसको जी बिल्कुल बिल्कुल वरदान दिया, हो गया। अंततः नष्ट करने किसको निकला? शंकर जी को निकला। जी जी। तो आज की तारीख में यदि हम कहें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया चुनाव में। आज स्थिति क्या है? वही सोशल मीडिया, वही इलेक्ट्रॉनिक के बड़े प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए कि मोबाइल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आज मोबाइल मीडिया किस स्थिति में आ गया? जी बिल्कुल 80% मोबाइल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने में जुटा हुआ है। जी तो बिल्कुल। ये क्या है? जिस भस्मासुर को आपने पैदा किया था वो भस्मासुर आपको दौड़ाने लगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। अब जवाब ले लेते हैं कर्नल ईशान जी से कि जिस भस्मासुर को आपने पैदा किया था वो भस्मासुर आपको दौड़ाने लगा है, यानी सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो आपको दौड़ाने लगे हैं, सोशल मीडिया, और उस पर कलई खोलने लगे हैं बीजेपी की। दिक्कतें आ सकती हैं कर्नल साहब। देवेंद्र जी, सबसे पहली चीज तो मुझे सिरोही साहब की भी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी और डॉक्टर राहुल जी की भी पूरी बात मुझे साफ नहीं सुनाई दी। फिर भी जो मैं गैदर कर पाया और आपसे छुपा हुआ है और उन सारी बातों के बारे में बोला। इसमें ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उनका आश्रय कहीं से भी कांग्रेस को दुश्मन बताना नहीं था। बात उन्होंने एक कार्यकर्ताओं के मन में और जोश भरने और ओवर कॉन्फिडेंट होके मेहनत न करने वाली
प्रथा को तोड़ने के लिए किया था। तो ये हमें समझना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए और अपने कार्य में लगे रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि डॉक्टर राहुल जी ने कहा कि कहीं नहीं आ रहा है, सभाएं या जिस तरह से भोपाल में मैं भी हूँ, यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव जब हो रहा था, जिसमें कि ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, हर असेंबली में होता है, उस टाइम भी वोटर साइलेंट था। साइलेंट वोटिंग और साइलेंट वोटर थे, और उसका क्या नतीजा आया वो सबको पता है, सबके सामने है। अभी तीसरा प्रश्न आता है कि सोशल मीडिया और इनको अगर भस्मासुर की संज्ञा दी जा रही, देखिए जनता समझती है कि क्या झूठ परोसा जा रहा है और क्या सत्य है, और उसके हिसाब से वो फैसला करती है। क्या सच है और क्या झूठ है उनको पता रहता है। सुरेश जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे कर लेने दीजिए कंप्लीट। सो उनको पता होता है जी। अगर एक ही चीज को बार बार झूठ को परोसा जाएगा तो वो सत्य नहीं हो जाता है। इसलिए मैं सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या मीडिया एज ए होल हो, मैं इन सबको मैं तो कहता हूं कि ये बहुत बढ़िया चीज हुई है कि जनता के बीच में सबकी बातें जा रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी विपक्षी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, सबकी बातें जा रही है और जनता खुले मन से अपना विचार बना सकती है। तो इसलिए मैं ये इसको भस्मासुर नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है। सच झूठ का नाप तोल करने में जनता को बल्कि आसानी होगी, और वो और ज्यादा मात्रा में सत्य को भी आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए ठीक है, इसे आप सकारात्मक रूप से लेते हैं, ये अच्छी बात है। केदार सिरोही जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जनता मौन है, जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल रंजन जी ने कहा कि जनता मौन है, और जब और यहाँ कर्नल ईशान साहब कह रहे थे कि जब जनता मौन होती है तो परिणाम किस तरह के आते हैं, ये पहले आ चुके हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कर्नल साहब के बारे में यही कहूंगा, बड़े साफ दिल आदमी है, और उन्होंने ये कहा कि ज्यादा जो झूठ सत्य दिखाकर नहीं किया जा सकता, वो जनता के सामने एक्सपोज हो जाता है। यही बात डॉक्टर रंजन साहब ने कही है। जो जमीनी स्तर है, जो जिनका जमीन के लोगों से सीधा संवाद है, तो इस बात को पकड़ पाते हैं कि तो मोदी का गुब्बारा बना है, वो एक आर्टिफिशियल गुब्बारा कहूंगा सर मैं उसको, आर्टिफिशियल गुब्बारा है। पैसे के दम पर कुछ चैनलों के माध्यम से प्रचार और ये जो सत्ता का जो पाव उसके दम पर बनाया हुआ है। बाकी आप किसानों में चले जाइए सर, मैं आंदोलन तो आप हम सब मैंने देखे हैं सर, मैं साउथ इंडिया के किसान आंदोलनों की बात कर रहा हूँ। कर्नल साहब तो उधर से हो सकता, बाकी तो पूरे राज्यों में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। की सबसे बड़ी ताकत होती है युवा। युवा निराश है सर, नौकरी नहीं है, हो रहे हैं, तो जॉब देने का बता वो पूरी तरीके से चौपट हो चुका। पता नहीं क्यों केदार साहब जी, केदार शंकर सिरोही जी, पता नहीं क्यों आपकी आवाज शुरू में ठीक आ रही है, फिर बाद में कट के आने लग रही है, तो आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्या आप कह रहे हैं। वैसे कर्नल ईशान जी कुछ कहना चाह रहे थे जी, कर्नल ईशान जी। सिरोही जी ने ग्राउंड लेवल की बात की और सोशल मीडिया पे क्या परोसा जा रहा है उसकी बात की। भाजपा अपनी रणनीति के हिसाब से ही पिछले करीब 1 महीने से बूथ स्तर पर जाके वरिष्ठ नेताओं ने भी बैठकें ली है और बूथ लेवल पे ग्राउंड पे काम हो रहा है। सोशल मीडिया एक एडिशनल जरिया है, लेकिन हम ग्राउंड पे काम करते हैं और सिर्फ चुनाव के समय नहीं निकलते हैं घूमने के लिए, हम हरदम सतत इस कार्य में लगे रहते हैं जी। तो इसलिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये हमें सर्वविदित है और हम उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। चलिए, आपको पहले से अंदाजा है कि हमारी जीत हो रही है। चलिए डॉक्टर राहुल रंजन, जैसा कि अभी कर्नल ईशान साहब ने कहा है कि हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा ग्राउंड पे काम करते हैं, चुनाव के वक्त ही नहीं निकलते। यही कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस
चुनाव के वक्त ज्यादा सक्रिय होती है, जबकि सक्रियता बीजेपी ज्यादा दिखाती है। क्या लगता है कि इन बातों में कितनी सत्यता है? देखिए देवेंद्र जी, कर्नल साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो चुनाव के मूड में ना रहे। वो चुनाव की ही रणनीति बनाई जाती है वहां। ठीक है, तो वहां छोड़ दीजिए आप। और कांग्रेस के पास में रणनीति बनाने के लिए उनके पास कभी नहीं। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में अभी भी नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस सिर्फ बड़े नेताओं के या दिल्ली से जो नेता हैं उनके भरोसे अभी तक चलना चाहती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीतू पटवारी जैसा युवा नेता मिला है, जिसके पास में अभी ऊर्जा है, काम करने की क्षमताएं हैं, रणनीति है। तो यदि कांग्रेस जीतू पटवारी को लेकर के और जीतू पटवारी का ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे युवाओं को उपयोग होना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी पार्टियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। ये दोनों चीजें। और भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसे अनुभवी लोग हैं जो वर्षों से चुनाव लड़ चुके। तो इनके पास, मैं शुरू में कह चुका हूं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है चुनाव में रणनीति बनाने की। इनके पास ब्लूप्रिंट तैयार रहता है रणनीति का। कांग्रेस को दिक्कत है क्योंकि उसका नेतृत्व बार बार बदलता रहता है। बहुत लंबे समय तक कमलनाथ जी के साथ में रहे, दिग्विजय सिंह की रणनीति में रहे, अब जीतू पटवारी की अलग रणनीति है। तो ये क्या होता कि अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती रहती। लेकिन ओवरऑल मतलब ये है कि ये लोकसभा चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव नहीं है जी। यहाँ जो भी संदेश होंगे, चाहे कि कर्नल साहब की जो बातें बोल रहे हैं वो फिर उसका फीडबैक आपको दिल्ली से प्राप्त है। दिल्ली के राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं, नड्डा जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस में भी जो फीडबैक आ रहा है या जो रणनीति आ रही है वो राहुल गांधी से आ रही है और बाकी जो नेता हैं उनसे आ रही है। तो ये जो सिस्टम है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे तय किए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार की जाती है, उसको सिर्फ स्टेट लेवल पे फॉलो करना होता है। जी, स्टेट लेवल पर सिर्फ फॉलो करना होता है। केदार शंकर सिरोही जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। इन कुल बातों से ये बातें निकलती हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी सी पीछे है। क्या आप इसको मानते हैं? और क्या ये रणनीति यही पिछड़ेपन के कारण अब उसे और तेजी लाई जाए और उसमें धार लाई जाए, क्या इसलिए बनाई जा रही है? देखिए, हर जगह सुधार की संभावना होती है। मैं शुरू में बहुत सी जगह हमारे पास, अगर हम हमारा स्वयं करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट, सारी चीज करते हैं, तो बहुत सारे पायदान में हम भाजपा से अच्छे हैं, कहीं पर हम भाजपा से थोड़े कम है। तो जहाँ कम है वहाँ हम लोगों को सुधारने की जरूरत है कि हम एक मास बेस्ड पार्टी है। केदार शंकर सिरोही जी, लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो बीजेपी तो हर जगह अच्छी दिख रही है, अगर जो छिंदवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो। सर, बीजेपी का अगर जिस हिसाब से बीजेपी बात कर रही है उस हिसाब से तो उनको 99% वोट मिलना चाहिए ना जी। सर, हम तो कहीं है ही नहीं उनके हिसाब से। फिर भी उसके भी हम लोग एक उसमें वोटर हमारे साथ में है। इस लोकसभा में भी यही होने वाला है। देखिए, हमारा पार्टी का नेचर जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, जनता पर आधारित पार्टी है। केडर हमारा उतना मजबूत नहीं है जितना भाजपा का। दूसरी बात, देश की जो जनता है वो ये चाहती है कि आप बूथ मजबूत करने पे मत रुकिए। आप 24 घंटे 365 दिन अपनी पार्टी को चुनाव जिताने पे मत लगिए। आप तरह है, आपको जीतना है बेरोजगारी को, आपको जीतना है किसानों की समस्या हो, आपको जीतना है जो महिलाओं की समस्या है उनको, आपको जीतना है आर्थिक नीतियों पर जो आपकी कमजोरी है। आज आपको जीतना है जो देश के आइट साइड के जो देश हैं, जो जिस तरीके से भारत के ऊपर आ रहे हैं, उनसे जीतना है। आज हमारे पास जीतने के लिए जनता जो चाहती है उस पर भाजपा काम नहीं कर रही है। भाजपा बिजनेस पॉलिटिक्स करती है और हम सोशल वेलफेयर की पॉलिटिक्स करते हैं। ये दोनों चीजों का जिस अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा और ये जनता को समझ में आ रहा है। इसी का लिए आज देखिए मोदी जी बेहद चिंतित है। 400 पार का नारा वो खुद बोल रहे हैं, जनता उनको। सिरोही साहब, हमारे पास समय नहीं है। ईशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, सबसे पहली चीज तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि सिरोही जी ने
ये एक्सेप्ट कर लिया कि संगठन नहीं है, मध्य प्रदेश का संगठन छिन्न भिन्न हो रखा है। दूसरी चीज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी की बात करते हैं। केदार जी बोल लेने दीजिए। 2047 का विजन लेके चल रहे हैं। मुझे तो कांग्रेस का विजन इस 5 साल के लिए भी नजर नहीं आता। चलिए ठीक है। सिरोही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? बिल्कुल समय नहीं है सिरोही साहब। विजन कल सुबह का बनाना पड़ेगा। 2047 के सपने बेचने से भारत नहीं बढ़ेगा। चलिए, ये सब आंख में धूल झोंकने का काम है। कल हमारे घर पे भूख खड़ी है द्वारे पे, तो हमें कल का विजन चाहिए, देश को कल का विजन चाहिए। छिंदवाड़ा में इमोशनल एंगल नहीं जाना पड़ता कमलनाथ जी को, अपने काम की बात करते। ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी चर्चा रही। और फिलहाल अभी तो समय बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि एक रणनीति बनेगी, मीटिंग होगी, ईटिंग होगी एंड शायद चीटिंग भी होगी। ये देखने वाली बात होगी कि चीटिंग होती है या नहीं, क्योंकि इंडी गठबंधन है, बातें होती हैं एकजुटता की, और जब सीटों की बात आती है तो ये गठबंधन कहीं न कहीं टूटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रणनीति बनाई जानी चाहिए। एक अच्छा विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष खड़ा होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। ऐसे में रणनीति बने, रणनीति पर काम भी हो। सिर्फ रणनीति बनाने से कुछ नहीं होगा। मीटिंग होगी और ईटिंग होगी, लेकिन चीटिंग ना हो, सिर्फ रणनीति बने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।